मेरी नंदे मेरे लिए बोझ नहीं है। ये क्या, तुम वापस मायके आ गई? तुम्हें शर्म नहीं आती? जब देखो मुंह उठाकर चली आती हो। ससुराल में मन नहीं लगता क्या? सुमन भाभी ने ताना मारा तो दिव्या अंदर तक हिल गई, पर वो भाभी का ये कड़वा ताना भी सह गई। अभी 2 साल पहले ही दिव्या की शादी नीरज से हुई थी। नीरज ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, छोटी सी दुकान चलाता था और दिव्या उसके सपने बहुत ऊंचे थे। पर कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। अच्छी पढ़ी लिखी दिव्या की शादी नीरज से इसलिए करवा दी गई क्योंकि वो कम दहेज में मान गए थे। दिव्या के पापा की मौत तो काफी पहले हो गई थी। मम्मी भी अपने बेटों पर निर्भर थी और जवान ननंद भाभी के कलेजी में वैसे ही चुपती है। उन्हें लगता है जल्दी से ब्याह हो तो छुटकारा मिल जाए। जगह जगह शादी की बात चलाई, पर पढ़ाई और गुण के लिए किसी ने नहीं पूछा। सब यही पूछ रहे थे, इकलौती बहन है, कितना शादी में लगा दोगे? दिव्या शादी नहीं करना चाहती थी। उसका मानना था कि पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाए फिर शादी कर लेगी। पर सुमन भाभी ने जिद लगा दी। अब ये लो, महारानी पहले नौकरी करेंगी, फिर 2-3 साल बाद शादी करेंगी। अब बूढ़ी होकर शादी करनी है क्या? समाज वाले हमारा जीना हराम कर देंगे, पर इसे तो हमारी परवाह ही नहीं है। अब देखो ना, शादी की उम्र में शादी नहीं करेगी तो घर बैठकर भी करेगी क्या? अब नौकरी कोई ऐसे तो धरी नहीं है जो चुटकी बजाते ही मिल जाएगी। ज्यादा उम्र हो जाएगी तो लड़के नहीं मिलेंगे। मैं तो कह देती हूँ 2-3 महीने में शादी निपटा दो, ताकि हमारे सिर से बोझ उतरे। आगे हमारी भी जिंदगी है, कब तक कुंवारी ननद का बोझ सिर पर लेकर घूमेंगे? सुमन भाभी ने अपना फैसला सुना दिया। उनके आगे किसी की भी नहीं चलती थी। भाई विनोद ने हामी में गर्दन हिला दी और दिव्या की मम्मी अनीता जी की बोलती बंद हो गई। इसी साल दिव्या ने बीएड पूरा किया था। बड़ी मुश्किल से उसने ये डिग्री पूरी की और अब वो नौकरी करना चाहती थी, पर सुमन ने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। विनोद भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, पर जहाँ अच्छे लड़के मिल रहे थे वहाँ उतना ही दहेज मांगा जा रहा था। आप भी बेकार में विचार कर रहे हो। अब लड़का 12वीं पास है, छोटी सी दुकान चलाता है तो क्या हुआ? दहेज की तो मांग नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कि आंख मूंद कर हाँ कर दो, और मम्मी जी और दिव्या से कह दूंगी हम तो इसी लड़के से शादी करेंगे। लाखों का दहेज हमारे पास में नहीं है। विनोद ने घर पर बात की तो अनीता जी बोली, एक ही बहन है, उसे भी कुएं में धक्का देगा क्या? घर वर तो अच्छे से देख ले। दिव्या तो अच्छी पढ़ी लिखी है, वो 12वीं पास के साथ में कैसे रह पाएगी? कैसा भाई है ये? अपनी छोटी बहन भी बोझ लगने लगी है। मम्मी, सिर्फ दिव्या ही नहीं, आप और मेरी पत्नी भी मेरी जिम्मेदारी है। मेरे बच्चे भी तो हैं, मुझे उनका भविष्य भी देखना है। सारा धन बहन के ब्याह में लगा दूंगा तो मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? फिर मैं भी बहुत ज्यादा तो कमाता नहीं हूँ। मुझे तो ये रिश्ता ठीक लग रहा है। लड़के वालों की कोई मांग भी नहीं है, इसलिए मैं तो हाँ कहने जा रहा हूँ। ये सब दिव्या सुन लेती है। भैया, आप मेरे जीवन का फैसला करने जा रहे हो और मुझसे एक बार भी पूछा नहीं। मेरी इच्छा और मेरी मर्जी क्या है? आपको भी मेरी नौकरी करने से दिक्कत है। मुझे अपनी जिंदगी के 2 साल दे दो। मेरे पास बीएड की डिग्री है, फिर मैं कमाऊंगी तो आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा। बस अब चुप कर। मैंने और सुमन ने फैसला कर लिया है, तेरी शादी उसी लड़के से होगी और अब तुझे जो भी करना है अपने घर जाकर करना। अब हमारे सिर से तो बोझ उतरे। भैया, आप मुझे बार बार बोझ कहकर बुला रहे हो। कल को आपकी बेटी भी बड़ी होगी तो वो भी बोझ होगी। उसकी शादी भी जल्दी ही बिना उसकी मर्जी के कर दोगे क्या? दिव्या ने सवाल किया तो विनोद और सुमन चुप हो गए। भाई और भाभी के दबाव के कारण दिव्या ने शादी के लिए हाँ कर दी। अपने सपनों को टूटता देखकर वो बहुत रोई। अनीता जी ने उसे संभाला और उसकी शादी नीरज से हो गई। दिव्या शादी होकर ससुराल आई तो देखा यहाँ का माहौल एकदम ही अलग था। घर परिवार में पढ़ाई लिखाई से किसी को लेना देना नहीं था। सासू माँ ने यही बोला कि लड़की को पढ़ाकर क्या करना है, उसे तो चूल्हा चौका ही तो संभालना है। अब तेरी पढ़ाई को चूल्हे में झोंक दे और रसोई संभाल ले। हमें तो पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए थी। ये तो तू हमारे बेटे को पसंद आ गई इसलिए हामी भर ली, वरना लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। ये सुनकर दिव्या मन महसूस कर रह गई। उसे लग रहा था कि उसके भैया भाभी ने उसकी पढ़ाई की कीमत नहीं समझी तो क्या हुआ, उसके ससुराल वाले जरूर समझेंगे। कम दहेज लिया था तो वो तो यही अंदाजा लगा रही थी कि वो लोग खुले विचारों के होंगे और किसी वजह से वो नीरज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए होंगे।
ससुराल में आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसके ससुर जी लकवाग्रस्त थे और बिस्तर पर ही रहते थे और सास घर देखती थी। तो छोटी नंदे थी जो स्कूल में पढ़ रही थी। नीरज ही एकमात्र कमाने वाला था और घर उसी से चल रहा था। दिव्या ने तसल्ली से घर की हालत का मुआयना किया। अपनी सास अपर्णा जी को समझा। वो बोलने में तेज थी, पर जब कोई प्यार से समझाए तो समझ जाती थी। नीरज भी कम बोलते थे। उसे बस सुबह से लेकर रात तक दुकान संभालनी होती थी। घूमने फिरने का भी समय नहीं मिल पाता था। वो अपनी पत्नी दिव्या की बहुत इज्जत करता था और उसे प्यार से रखता था। शुरुआत में दिव्या ने सबको समझा और फिर उसने एक दिन जब सास अकेली बैठी थी तो बात की। मम्मी जी, अभी तो दोनों बेटियां छोटी हैं। अब ये दोनों स्कूल से कॉलेज जाएंगी। कल को इनकी शादी भी करनी होगी, तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे? नीरज की कमाई से तो बस घर ही चल पाता है। भविष्य के लिए कोई सेविंग तो है ही नहीं। अगर घर चलाने वाले 2 जन हो तो घर का आराम से चलेगा। भविष्य के लिए पैसे भी जमा हो जाएंगे। हाँ बहू, तू कह तो ठीक रही है। अब देखो ना, नीरज के पिताजी तो बिस्तर पकड़े हुए हैं। दोनों बेटियां भी अभी छोटी हैं। अब कोई दूसरा बेटा भी नहीं है जो सहारा बन जाता। वो कमाता तो घर चलाने में और भी आसानी होती। अपर्णा जी ने कहा, मम्मी जी, जरूरी थोड़ी है बेटा ही घर चलाए। बेटी और बहू भी तो घर चला सकती है। अब देखो ना, मैंने भी बीएड की हुई है। अभी मुझे भी अच्छे स्कूल में अच्छी नौकरी मिल सकती है और मेरी पगार भी अच्छी खासी होगी। सुबह 7 बजे जाओ और दोपहर तक घर वापस आ जाओ। अब अच्छा वेतन आएगा तो घर को ही सहारा मिलेगा। दोनों नंदों का जीवन संवर जाएगा। अब ये भी अकेले कितना और क्या कर लेंगे। दिव्या ने इतनी आसानी और शांति पूर्वक समझाया तो उनके दिमाग में ये बात तो बैठ ही गई। उस वक्त उसकी सास कुछ नहीं बोली और ना ही गुस्सा हुई। अगले दिन जब दोनों बेटियां स्कूल जा रही थी तो उन्होंने देखा एक के जूते घिस गए हैं। तूने बताया नहीं तेरे जूते घिस गए हैं? भैया नए दिला देता। मैंने भैया को बताया था, पर वो बोले अभी इसी से काम चला लो, अगले महीने दिला देंगे। भैया हमेशा ऐसे ही करते हैं, हर जरूरत को अगले महीने पर टाल देते हैं। और वो रुआसी होकर स्कूल चली गई। ये सुनकर अपर्णा जी गंभीर हो गई और दिव्या के प्रस्ताव पर सोचने लगी। अगर दिव्या खुद नौकरी करना चाहती है तो बुराई क्या है? वो घर पहले की तरह संभाल ही लेंगी। अभी तो उनका बुढ़ापा और दोनों बेटियों का भविष्य भी है। उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि वो चाहती है कि बहू नौकरी करे। मैं घर संभाल लूंगी, नीरज और दिव्या बाहर का संभाल लेंगे, तो जीवन की गाड़ी सही चलने लगेगी। ये सुनकर दिव्या बहुत खुश हुई और अपने मायके अपनी डिग्री लेने चली गई। सुमन ने उसे देखते ही ताना मारा और मुंह बनाया, पर दिव्या ने उसकी परवाह नहीं की और अपनी मम्मी अनीता जी को बताया कि उसकी सास उसकी नौकरी करने के लिए राजी हो गई है। वो अपनी मार्कशीट, सर्टिफिकेट और डिग्री लेने आई है। ये सुनते ही सुमन चौंक गई। वो तो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी ननंद नौकरी करे और अच्छी जिंदगी जिए। आखिर उसके ससुराल वाले राजी कैसे हो गए? बहुत कोशिश करने पर भी दिव्या ने ये न बताया कि आखिर उसकी सास उसकी नौकरी करने के लिए राजी कैसे हो गई। दिव्या एक समझदार बहू थी। अब ससुराल ही उसका अपना घर है और वो अपने घर की परेशानी, अपने घर की बात घर में ही रखना चाहती थी। दिव्या ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना सामान लिया और अपने ससुराल चल दी। तब जाने से पहले वो अपनी भाभी सुमन को कहकर गई, भाभी, आपने तो बहुत कोशिश की थी मेरी जिंदगी नर्क बनाने की, पर मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपनी जिंदगी संवार ही लूंगी। इतनी मेहनत से दिन रात जाग कर जो मैंने पढ़ाई की है उसे इस तरह तो बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं अपने पैरों पर एक दिन जरूर खड़ी होकर दिखाऊंगी। इसलिए मैंने कोशिश की और मैं जीत गई। अब कुछ ही दिनों में मेरी नौकरी लग जाएगी, फिर मैं अच्छा कमाने भी लगूंगी। अच्छा, वैसे आपको कितनी पगार मिलेगी? सुमन ने मन लेते हुए कहा, भाभी, अब कितनी भी पगार मिले वो आपके लिए नहीं होगी। मेरी सारी कमाई मेरे अपने घर ससुराल वालों के लिए होगी। आपको तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये कहकर दिव्या ससुराल चली गई। कुछ दिनों की मेहनत और इंटरव्यू के बाद उसे एक अच्छी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। अब दिव्या अच्छा खासा कमाने लगी। घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। घर वालों की जरूरतें भी पूरी होने लगी। समय के साथ दिव्या को एक बेटा हो गया और उसका प्रमोशन भी हो गया। अब वो सीनियर टीचर बन गई। उसकी पगार भी बढ़ गई। एक दिन सुबह घर में कोहराम मच गया। दिव्या के ससुर जी अचानक चल बसे। पिछले 4 सालों से वो बिस्तर पर ही थे। दिव्या ने बड़ी मुश्किल से अपनी सास अपर्णा जी को संभाला और ढांढस बंधवाया। दिव्या अब सीनियर टीचर से स्कूल की प्रिंसिपल बन गई थी। कुछ सालों बाद दोनों नंदें बड़ी हो गईं। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली तो अब अपर्णा जी को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। वो जल्दी से दोनों की शादी करना चाहती थी। एक दिन अचानक मायके से फोन आया कि दिव्या के भाई विनोद की अचानक मृत्यु हो गई।
उसे अपने मायके जाना पड़ा। 13वीं तक वो वहीं पर रुक गई थी। उसकी भतीजी की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। सुमन अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर चिंतित थी और घर में कमाने वाला चला गया था। भाभी, अब बिटिया की पढ़ाई की चिंता मत करना, उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगी और वो इंजीनियर बनना चाहती है तो उसे अच्छे से अच्छे संस्थान में मैं पढ़ाऊंगी। ये सुनते ही सुमन शर्म से जमीन में गड़ गई। दिव्या, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे बोझ समझा, शादी जबरदस्ती करवा दी और तुम मेरी बेटी के लिए इतना सोच रही हो। भाभी, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब हमें अपनी बेटी का जीवन संवारना है। दिव्या ने भाई की बेटी की भी जिम्मेदारी उठा ली। वो ससुराल आ गई। यहाँ अपर्णा जी बेटी के लिए लड़का तलाशने में लगी हुई थी, लेकिन दिव्या इसके लिए तैयार नहीं थी। उसका मानना था पहले दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, फिर जाकर शादी के बारे में सोचेंगे। उसने अपर्णा जी को समझाया, मम्मी जी, मेरी नंदे मेरे लिए बोझ नहीं है जो मैं इन्हें शादी करके उतार दूं। मेरी नंदों को मैंने बेटियों की तरह पाला है, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब तक ये दोनों अपने पांव पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं इनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो ये दोनों एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगी। लेकिन दिव्या, बेटियों को इनके घर भेज देते हैं, बाद में ये अपने हिसाब से ससुराल में पढ़ लेंगी। अपर्णा जी बोली, नहीं मम्मी जी, आप माँ होकर ऐसे कैसे कह सकती हैं। बेटियों को हम दूसरे घर पूरी तरह तैयार करके भेजेंगे ताकि इन पर कभी कोई मुसीबत आए तो ये पूरी तरह से उसका सामना कर सकें। मेरी दोनों नंदे मेरी बेटियां जैसी हैं, जो मेरे साथ हुआ वो मैं उनके साथ नहीं होने दूंगी। मेरे पास भी डिग्री थी तो मैं नौकरी करके घर चलाने में सहयोग दे पाई। हाँ बहू, मैं तो भूल ही गई थी। अब जैसा तू और नीरज चाहेगा वैसा ही होगा। जब तुमने नंदों को बेटियां मान ली है तो तुम इनका भला ही सोचोगी। दिव्या ने अपने साथ साथ भाई की बेटी और अपनी नंदों का भी जीवन संवार दिया। दोस्तों, परिवार में एक स्त्री पढ़ती है, पैरों पर खड़ी होती है तो पूरे परिवार के बारे में सोचती है। आत्मनिर्भरता ही आजकल की स्त्री की सच्ची पहचान है।